नमस्कार। प्रारब्ध के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी एक और नई चर्चा में। आपने हमारा थंबनेल देख लिया होगा, उससे आपको हमारे आज की चर्चा का विषय पता लग गया होगा। तो आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं पुष्कर जी का। नमस्कार पुष्कर जी। आज़ादी के 75 साल हमने अभी बीते एक दिन पहले मना लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9वीं बार एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड कायम करते हुए लाल किले से झंडा भी फहरा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव को घर घर तिरंगा के माध्यम से उन्होंने बिल्कुल लोक का उल्लास, लोक का त्योहार, होली दीपावली जैसा माहौल भी बना लिया। बिल्कुल। तो आज खड़े होके अब हमें ये लगता है कि पिछले 75 साल एक बार निगाह वापस लौटा के देखने की जरूरत है, और खासतौर से देश में जो हो रहा है उसको तो लगातार पिछले 8-9 सालों से समाज देख रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो भारत की हैं लेकिन वो काम करती हैं भारत के बाहर। जब मैं ऐसा कहता हूं तो मैं भारत के विदेश नीति की बात कर रहा हूं। 75 सालों में 1946 से लेके नेहरू पीरियड से लेके और आज नरेंद्र मोदी तक के युग में अगर हम पुनरावलोकन करें एक बार अपनी भारतीय विदेश नीति का, तो विषय की शुरुआत करने के लिए आप सबसे पहले एक प्रस्तावना क्या देंगे इसका? जैसे अभी तुमने कहा 75 वर्ष जो है बीत चुके हैं भारत को स्वतंत्र हुए, और 75 वर्ष एक बहुत अंतराल होता है। तो निश्चित रूप से भारत की इस बीते हुए अंतराल में भारत की जो है अपनी विदेश नीति में भी जो है एक लंबा सफर तय किया है। और आज जिस स्थिति में जो आज की दुनिया है, आज का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरीके के समीकरण है, उसमें जो है भारत ने विदेश नीति एक बहुत प्रमुख, कहूँगा कि भारत की नीतियों में विदेश नीति की प्रमुखता जो है विशेष है। क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड दुनिया में और बनते हुए नित्य नए समीकरणों को देखते हुए एक बहुत ही परिपक्व और सेल्फ कॉन्शियस और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बहुत ही आवश्यकता भारत को थी। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि निश्चित रूप से जो है विदेश नीति जो आज भारत की है वो बिल्कुल अपने सही समय के अनुकूल जो है बिल्कुल सही जा रही है। अब यहाँ ये देखना पड़ेगा आपको कि ऐसी क्या विशेषता है। तो ये 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ था, और उस वक्त जो है पूरा विश्व दो सुपर पावर के बीच में बट गया था। तब भारत ने जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा बना और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसे बोलते हैं, और उसने अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष को प्राथमिकता दी। वो ना अमेरिकी गुट में गया, ना सोवियत रशिया के गुट में गया और अपने गुटनिरपेक्ष का। लेकिन ये एक बड़ा ही मैं समझता हूँ कि कुछ समय तक तो चलता रहा गुटनिरपेक्ष। हम तब तक रहे गुटनिरपेक्ष जब तक कि 1991 में सोवियत रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, विखंडित हो गया, और उसके विघटन के बाद जो है गुटनिरपेक्ष रहने के और ना रहने का मतलब भी रह गया, क्योंकि विश्व में जो एक ही सुपर पावर थी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थी। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति होते हुए भी भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से विशुद्ध रूप से गुटनिरपेक्ष नहीं थी। भारत की विदेश नीति का टिल्ट था सोवियत रशिया की तरफ। गुटनिरपेक्ष में रहते हुए भी जो है 20 साल का समझौता, सैन्य समझौता सोवियत रशिया से उन्होंने किया, जिसके उनको लाभ भी मिले। लेकिन पूरी तरीके से उनका झुकाव सोवियत रशिया की तरफ था। तो गुटनिरपेक्ष नीति उन्होंने अपनाई जरूर हुई थी,
लेकिन व्यक्तिगत विदेश नीति को जो एक्सिक्यूट करते हैं आप, तो उसमें जो है भारत जो है अपने को सोवियत कैंप के करीब ज्यादा पाता नहीं है, मतलब रहा भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि 1979 में जब सोवियत रशिया ने अफगानिस्तान का सैन्य भेजी और वहां पे उपसा, पूरे विश्व ने उसका जो है विरोध किया। भारत उन चंद कुछ दोषों में था जिसने उसका स्वागत किया था। तो भारत की विदेश नीति इतनी निर्भर थी सोवियत रूस में कि वो जो है उसमें जितना, और उसका दुष्परिणाम एक हुआ कि 1992 में जब सोवियत रशिया टूटा और उसका जो मेन सबसे बड़ा था वो रूस था, तो भारत के संबंध जो सोवियत रशिया के समय में जो गर्मी थी वो बिल्कुल ठंडी हो गई। रूस से भारत के संबंध शुरुआत के पीरियड में, यदि 91 से लेकर मैं कहूँ तो 2010 तक भारत के रूस के रडार में भारत बिल्कुल नहीं था और हम कहीं के भी नहीं थे। और अमेरिका क्योंकि एक सुपर पावर था, तो हमारी नीति जो है, कहूँगा कि इस पूरे 3 दशकों में 90 का दशक ले लीजिए, 2000 ले लीजिए, ये 20-25 साल का जो है एक तरीके से मैं इसको कहूँगा कि वो ICU वाली विदेश नीति थी, जिसमें कोई नीति नहीं थी। जैसा जो था, जो रिएक्ट करना था वहाँ क्या, उसमें कोई दूरगामी, क्योंकि विदेश नीति का मतलब होता है कि कोई राष्ट्र अपने दूर दृष्टि रखते हुए दूर के हितों को साधने के लिए नीति बनाता है। लेकिन भारत की कोई जो है दूर के हितों वाली नीति कोई उस वक्त थी। इसलिए जो है आज की तारीख में जब देखते हैं विदेश नीति में, तो जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि आज विश्व बदल चुका है और पहली बार असर्टिव डिप्लोमेसी से बोलते हैं हम लोग जो है कि विदेश एक परिपक्व, फोकस और रिजल्ट ओरिएंटेड यदि आपकी पॉलिसी होती है तो उसको जो है आपको दूरगामी परिणाम मिलते हैं और फल मिलते हैं, जैसे कि आप भारत की विदेश नीति में देख रहे हैं। भारत ने इंडिपेंडेंट अपने असर्ट किया, बनाई विदेश नीति पूरा, भारत की विदेश नीति का पूरा स्कोर है सेल्फ इंटरेस्ट। उसमें जो है किसी दूसरे का इंटरेस्ट हिट्स होता है तो वो उसको आप कह सकते हैं कि इट इज कोलेटरल इशू, ये उसका परिणाम हो सकता है। लेकिन पहला जो है प्रायोरिटी में इंडिया फर्स्ट, भारतीय पॉलिसी, ये पॉलिसी कभी भारत की ऐसी कभी नहीं रही, और जो कुछ निर्देश भी थी वो डर की नीति थी, अपने में कॉन्फिडेंस नहीं था, वो थे। तो ऐसी जगह में जो है मैं बड़ा ही स्थायित्व के साथ, थोड़ा आक्रामकता के साथ और बहुत क्लियरिटी के साथ भारत की विदेश नीति को जो है आपके पथ पे चलते हुए भारत को आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। अच्छी बात। जब आपने ये कहा कि आज़ादी के बाद पंडित नेहरू के पहले प्रधानमंत्रित्व काल से जो हमारी विदेश नीति रही वो गुटनिरपेक्ष थी। अब गुटनिरपेक्ष अगर शब्द को हम देखें तो इसका मतलब है ना हम इधर हैं ना हम उधर हैं, लेकिन हम कहीं हैं तो ये तीसरा पक्ष है। तो गुटनिरपेक्ष अगर शब्द को देखा जाए तो ये ऐसा कुछ शब्द होता ही नहीं है। ये उसी तरह जैसे एक शब्द है, आभासी शब्द जैसे निष्पक्षता, जब आप कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं तो वह भी एक पक्ष होता है। ऐसे में ना इधर होना ना उधर होना, एक तीसरा पक्ष जिसको सो कॉल्ड आप गुटनिरपेक्ष कह लीजिए, वो एक कमजोरी थी, डर था। इसकी वजह से भारत और भारत की विदेश नीति एक तीसरे पक्ष को पकड़ के बैठ गई, या परिपक्वता थी? अगर इस तरह का कोई कंफ्यूजन है तो जरा उसको दूर कीजिए। नहीं, मैं समझता हूँ कमजोरी और डर
आज की 2022 में बैठ के कहना बड़ा मतलब कुछ भी आदमी कह सकता है, लेकिन यदि 1947 का वो समय काल देखा जाए कि जब पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट और विश्व जो है कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दो भागों में बटा हुआ था, और उस वक्त जो है असर्टिव थे, चाहे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो चाहे यूएसएसआर, दोनों ही अपना जो है शेष और राष्ट्रों पे अपना जो है प्रभाव बढ़ा रहे थे और प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में एक बहुत बड़ा खतरा था कि यदि आप शुरू में किसी के पास चले जाएं या किसी से सरेंडर कर दें, या सरेंडर ना भी कहें इसको कहिए, आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, तो आप बहुत कुछ अपनी जो है स्वयं की स्वतंत्रता वो आप खो देते हैं। ये भय था उस काल में भारत समेत और राष्ट्रों का जो चाहे इंडोनेशिया हो चाहे आपका मिस्र हो यूगोस्लाविया हो, तो ये सबके जो नेता थे उस सबको ये था कि आगे कैसे ये कोल्ड वॉर बनेगी और उसके बाद कैसे यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आगे के समय में कहाँ आमने सामने आएंगे। तो ऐसे में हर आदमी को दो हाथियों की लड़ाई में दबने का डर स्पष्ट था, क्योंकि अभी इनका कोई बेस भी नहीं था। इसलिए उन्होंने जो है उस डर से कि कहीं दो हाथियों की लड़ाई में हम कुचल ना दिए जाए, इसलिए वो जो बैक सीट में चले गए। तो अब इसको जिसको हमने थोड़ी देर पहले कहा कि गुटनिरपेक्ष होना के मतलब तीसरा पक्ष, तो वो मजबूती नहीं थी। वो उस समय के स्थितियों को देखते हुए तत्कालीन समय में ये अपने आप को, आपने जैसे कहा कि दो महाशक्तियों के बीच पे दरार में आके पिस न जाए, तो इससे बचने की एक स्मार्ट स्टैंड निश्चित रूप से। लेकिन उसका फिर जो है फेलियर्स भी सामने, क्योंकि ये ऑन पेपर बहुत अच्छा था, और लेकिन उसके बाद भी अन्य लोकतांत्रिक कह लीजिए जो राष्ट्र थे या जिनके यहाँ डिक्टेटरशिप भी थी, जैसे यूगोस्लाविया जनरल टीटो उनके थे, मिस्र में जो है आपके नासिर था, इंडोनेशिया में सुहार्तो थे, सब जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आयरन मैन टाइप के थे। तो डेमोक्रेसी का इससे कोई मतलब नहीं था। यूगोस्लाविया कम्युनिस्ट कंट्री था। तो ऐसी स्थिति में शुरू के समय तो चलता रहा गुटनिरपेक्ष का, लेकिन जैसे शनै शनै उपनिवेशवाद खत्म होता गया और एकदम से बाढ़ आई 50 के दशक में, नए नए राज्य आए, वो सब उन्होंने सीधा रास्ता जो है गुटनिरपेक्ष को ही चुना, ताकि ये लगा ये थर्ड पोस्ट बन के आएगी, अपना जो है जुट रहेगी। लेकिन ये लंबे समय में इतनी जगह, क्योंकि अल्टीमेटली विदेश नीति डिसाइड होती है, विदेश नीति या कोई अपना है, उसकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसका उस राष्ट्र का नेतृत्व कितना अनकॉम्प्रोमाइज है। यदि जो है अपने राष्ट्र का नेतृत्व यदि कहीं पे जो है कमजोर है या राष्ट्र का नेतृत्व की कहीं कोई दबी हुई है, तो फिर जो है भले आप गुटनिरपेक्ष कहें, लेकिन आपकी जो है कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रहा हो या यूएसएसआर, वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। भारत के संदर्भ में जब आपने सुमित्र शासन की 20 वर्ष का जो है नो वॉर पैक्ट किया नाम में रहते हुए, तो उस वक्त ही और पेपर देखा जाए तो आपको गुटनिरपेक्ष नहीं रहे, कहते रहे हम, लेकिन टिल्ट था टोटली। और फिर उसके बाद जो है विदेश नीति में जब नेहरू का फेलियर 62 वॉर में आ चुका था, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कुछ नहीं कर सके। फिर हमने 65 की वॉर लड़ी, 64 में हम गुटनिरपेक्ष होते हुए भी हमारी मदद जो है, अब तो सारे पेपर्स क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सामने आ गए हैं कि उसमें परोक्ष रूप से अमेरिका ने हमारी मदद की थी। इवन 62 वॉर में भी जो है परोक्ष रूप से जो है अमेरिका ने आपको जो माउंटेनियर्स वियर्स थे और शूज थे वो प्रोवाइड किए थे। उनका अपना इंटरेस्ट था कि चाइनीज जो है कम्युनिस्ट जो है आगे नहीं बढ़े, इसलिए सपोर्ट किया। 65 में पाकिस्तान उनका सीटो और नेटो का एलाई होते हुए भी, लेकिन जब भारत पे जब उन्होंने आक्रमण किया तो एट द लास्ट मोमेंट उन्होंने जो उनके आर्मामेंट दिए थे
उसके स्पेयर पार्ट देने से रोक लगा दी। 71 में जो अमेरिका एग्रेसिव 71 वॉर में जब पाकिस्तान से हुआ बांग्लादेश बन रहा था, तो उसमें जो निक्सन और हेनरी प्रेसिडेंट थे, हेनरी किसिंगर विदेश मंत्री थे, वो इंडिया के विरुद्ध उनका जो है बड़ा अन्य जो युद्ध हुए 62-65 में, वो वहाँ जिस तरीके से अमेरिकन ने हमको बैकडोर से मदद की, 71 ना करके हमारे विरुद्ध खड़े हो गए। उसका कारण सब ये था कि हम 71 वॉर से पहले सोवियत रशिया के साथ जो है 20 वर्ष की नो वॉर पैक्ट कर चुके थे। अच्छा, देखिए 47 के बाद और भारत चीन युद्ध तक, जबकि भारत चीन युद्ध कहना मुझे सहज नहीं लगता, क्योंकि हमने लड़ाई नहीं करी थी, वो चीनी आक्रमण था भारत पे। तो अब बाद में इसको लड़ाई ये तो 62 में भी वही हुआ, 65 में भी वही हुआ, 71 में भी वही हुआ। मैं जो कहना चाह रहा था कि लगभग 60 का दशक आते आते तब हम 62 की लड़ाई लड़ चुके थे चीन से, और उसके बाद नेहरू जी के समय के बाद शास्त्री जी का बहुत छोटा सा स्पैन जिसमें 65 हमारे सामने था, तो अगर उसको हटा दें, उसके बाद एक लंबा समय आता है श्रीमती इंदिरा गांधी का, जहां से वो 71 की भी बात शुरू होती है। तो एक ये दौर बीतने के बाद जहां गुट निरपेक्षता लेके हम चलते रहे, ठीक से चल भी नहीं पाए, पंडित नेहरू की प्रो लेफ्ट जो विचारधारा थी काफी नजदीक, तो उसकी वजह से वो गुट निरपेक्ष न रह के रशिया के साथ भी चले गए। लेकिन इंदिरा जी का, यहाँ थोड़ा फैक्चुअल कट करें, नेहरू जी नहीं गए सोवियत रशिया, उन्होंने जो है हैवी इंडस्ट्री और उसमें वहाँ से सोवियत रशिया से लिया, लेकिन एज पर फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न, जहाँ विदेश नीति की बात करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुल के जो है नेहरू जी आर्थिक हित के लिए भारत में, क्योंकि जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, और अमेरिका उस रशिया जो है अपने बनाने के लिए हमको जो है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा था, चाहे स्टील की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे टैप की हो, तो हमने उसको लिया। लेकिन वो पॉलिसी शिफ्ट नहीं कहेंगे, बेसिकली पॉलिसी शिफ्ट इंदिरा गांधी के बाद ही आया। ठीक। तो यहाँ पर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि शास्त्री जी के बाद जब इंदिरा जी का एक लंबा दौर चला, और लंबा दौर जिसका भी चलता है तो एक बड़ा प्रभाव डालता है, चाहे वो आंतरिक राजनीति हो, आंतरिक प्रशासन हो या विदेश नीति। इंदिरा जी के समय में 71 में वो पहली बार था जब भारत ने एग्रेशन शो करते हुए, हालांकि उसमें भी इनिशिएटिव भारत का नहीं था, लेकिन इतना एग्रेशन भारत की तरफ से हुआ कि एक देश को हमने पूर्वी पाकिस्तान और बाकी भारत को अलग किया और बांग्लादेश एक नया स्टेट बना दिया। उसी समय आप कह रहे हैं कि बड़ा बदलाव भी आया, तो ये दोनों एक साथ कैसे हुआ? देखिए, ऐसा हुआ कि 1971 में अपने इतिहास आपके सामने है कि किस तरीके से बांग्लादेश बना। उसमें जिस चीज़ की जिक्र जो है भारत में लोग नहीं करते, क्योंकि हमें क्रेडिट लेना होता है, भारत ने पाकिस्तान को टुकड़े कर दिए, उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है सोवियत रशिया की थी। जो आपकी मुक्त वाहिनी और जो वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस उस पीरियड में हो रहा था, उसको युद्ध सामग्री से लेकर पैसा धन जो है सोवियत रशिया प्रोवाइड कर रहा था। वो बेसवक्ता की तो उनकी फिलॉसफी थी कि उसको बनाना था, इन्होंने किया उसके अंदर, फिर टूट गया। तब तक क्या हुआ कि भारत की विदेश नीति टोटली प्रो सोवियत रशिया मोड में जा चुकी थी। और उसके बाद जो 1975 में जो हम आपातकाल इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी जी ने, तब भी उसका समर्थन उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने लिया, और कम्युनिस्ट पार्टी ने फोन कर इंदिरा गांधी ने परमिशन ब्रेजनेव से ली, जो सब सोवियत रशिया के प्रेसिडेंट थे। उनसे जब उनसे ये हुआ कि ब्रेजनेव जो है समर्थन करेंगे इमरजेंसी का, तब इंदिरा गांधी, तो आप समझ सकते हैं कितना भारत ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज सोवियत रशिया से था। हम गुटनिरपेक्ष थे, लेबल हमने चिपका रखा था, लेकिन हमारी सारी नीतियां जो है प्रो सोवियत रशिया 69-70 के बाद होने लगी थी, और 75 में उसकी मोहर लगी। और पूरी तरह भारत के विदेश मंत्री बहुत लंबे अंतराल तक
जो इंदिरा गांधी जी के समय में जो नीति निर्धारित हुई उसी में चलती है। कब तक चली? ये चलती है राजीव जी तक ले चलूं या उसे और अरे आगे आपके विदेश नीति में जो थोड़ा सा बदला लेटर और स्टेज में बदला है, वो बदला है। आपको मैं कहूँगा कि 1900 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आ गई है 2000 उसमें थोड़ा बदला है, और विशेष बदलाव नहीं इसको कहूँगा, क्योंकि आपके पास चॉइसेस कम थे। लेकिन जो आपके नीति निर्धारण करने वाले सब जो है प्रो लेफ्ट से उनका झुकाव उसी तरफ था। तो जो 20 69 70 में 71 में पड़ गए थे, वो करीब करीब जो है भारत की विदेश सेवा कम से कम 3 दशकों तक का प्रभाव रहा। 91 में सोवियत रशिया का विघटन हुआ तो हम बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे, क्योंकि नीति हम बना नहीं पाए। फिर जैसा आपको मालूम है कि 89 में राजीव गांधी हारे, वीपी सिंह आए, 91 में वीपी सिंह चले गए। फिर उसके बाद जो है उसके बाद तो नरसिम्हा माइनॉरिटी सरकार थी, बनाते रहे। तो नीति कोई भी विदेश नीति परिपक्व नीति तभी बनती है जब स्थायित्व होता है। क्योंकि जो है उनके पास डोमेस्टिक जब आपको जो है म्यूजिकल चेयर खेली जा रही हो दिल्ली में, और विचारधारा की बात ही खत्म हो चुकी थी, जिसके जितने नंबर है जब जरा भी है वो प्रधानमंत्री बन जाता था। तो देवगौड़ा बनते हैं, देवगढ़ों की विचारधारा क्या थी भाई? भाई प्रधानमंत्री जो होता है वही तय करता है ना विदेश नीति आपकी, यदि कोई बदलाव लाना। तो गुजरात तो पूरी तरह लेफ्टिस्ट थे। और गुजरात साहब के समय में तो यहाँ तक हुआ कि पीएमओ में पाकिस्तान डेस्क बंद कर दिया गया। पाकिस्तान का यही तो शिफ्ट था कि बेसिकली जो है इतना डोमिनेट थी विदेश सेवा, रेजिस्ट नहीं किया किसी ने। यदि पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया रॉ नॉट रॉ में जो है पाकिस्तान, तो विदेश सेवा में ऑलरेडी इतने लेफ्ट लीनिंग लोग थे या नीति के निर्धारण करने वाले थे कि उसका कहीं विरोध नहीं हुआ। इसलिए जब होते होते पूरा 90 दशक तो इसी म्यूजिकल चेयर में चला गया। ठीक है, अब आपने कहा कि विदेश नीति प्रभावी तब होती है जब एक राजनीतिक अस्थायित्व। म्यूजिकल चेयर जो कि आई के गुजरात तक चला, उसके बाद नरसिम्हा राव आए, नरसिम्हा राव में एक अस्थायित्व आया, किस तरह से आया वो अलग इशू है। लेकिन एक बदली विचारधारा की 5 साल की सरकार अटल जी ने चलाई, गठबंधन। यहाँ पे नरसिम्हा राव जी पे सब एक लाइन कहना चाहूंगा। नरसिम्हा राव ने जो बेसिक पैराडाइम शिफ्ट किया कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी खोली। जो सन 1947 से जो हम जिस जंजीर को जो हमने स्वयं बांधा था, जिससे कुछ परिणाम भी अच्छे शुरू में निकले, लेकिन समय अनुसार हमने उस जंजीर को नहीं हटाई और तो और जकड़ते रहे। तो पीवी नरसिम्हा राव जी के आने के बाद वो जो है जबरन टूटी, बिल्कुल टूटी। और इकोनॉमिक खुलने से जो है हम पहली बार अमेरिका की तरफ थोड़ा ओपन हुए। हाँ, क्योंकि आर्थिक उदारीकरण हुआ तो जो बाजार बड़ा था उसमें निश्चित अमेरिका लीड कर रहा था, तो हमारा उनसे रफ्तो तसलसल ज्यादा शुरू हुआ। लेकिन जो है ट्रस्ट डेफिसिट था। अमेरिका जो है आपको अभी भी थर्ड क्लास कंट्री समझता था, और उसके कारण भी होते हैं। कोई फोटोशूट को जो हाथ मिलाते हुए करना अलग बात है, लेकिन बेसिकली जो बंद कमरे में जो और कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर जो है बहुत सी चीज़ें आप हार जाते हैं, कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर रही। बिल्कुल। अब जब बात करते हैं तो मैं विशेष रूप से अटल बिहारी जी के उस 5 साल पे बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इस पूरे दौर में आज़ादी के बाद से लेकर और अटल जी तक के आने तक, अटल जी की 5 साल की पहली ऐसी सरकार थी जो भारत में राज कर रहे या भारत में सत्ता संभालते आए लोगों की या पार्टियों की विचारधारा से एक अलग विचारधारा को बिलोंग करती थी। उन 5 साल में भारत की विदेश नीति में कोई विशेष परिवर्तन या कोई ऐसी बताने वाली जिक्र वाली चीज आप देखते हैं? देखिए ऐसा है कि क्योंकि जो है भले वो एनडीए सरकार जो है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक मेजर कंपोनेंट था, या कहिए कि सबसे बड़ा कंपोनेंट वही था, लेकिन भानुमति का पिटारा ही था, कई लोग उसके तो जुड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद भी, और उसकी जो है अपनी विशेषता भी होती है, लेकिन उसके बाद भी जो है भारत की विदेश नीति की पहली
कामयाबी ये थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर विस्फोट किया, और उसने जो है आपके जो है कहना चाहिए कि जहाँ एक तरफ जो आपके अमेरिका के खुल रहे थे यार, वहाँ पर लगाए तो, लेकिन भारत ने उसकी परवाह नहीं की। तो आप कह सकते हैं कि उस दूसरे जो न्यूक्लियर विस्फोट हुआ है उससे भारत का जो है असर्टिवनेस पहली बार सामने आया, और फिर जो है क्योंकि बेसिकली ओपन इकोनॉमी के समर्थक थे, और जो है उन्होंने जो पीवी नरसिम्हा राव जी ने जो इकोनॉमिक जो दरवाजे खुले थे उसको उन्होंने और विस्तार दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया। तो उससे जो है विदेश नीति जो है बहुत कुछ जो पुराना जो 30 साल से जो जंग लगी हुई थी उसकी जो है उतरने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि वाजपेयी जी के पीरियड में विदेश नीति जो है प्रो वेस्ट ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि ईस्ट कुछ रह नहीं जाता। हम जो है धीरे धीरे अपने पैरों पे अपनी नीति बनाने की में हम उस दिशा में चल दिए। हाँ, भारत अटल जी के समय में, आपके कहने का कुल अर्थ ये है कि भारत की विदेश नीति ने अटल जी के समय में किंडरगार्टन में अपना नाम लिखवाया। किंडरगार्टन में बहुत तो नहीं कहूँगा, क्योंकि एक बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस था लोगों के पास। तो बदली हुई, ये कह सकते हैं बदली हुई दुनिया में अपने स्थान की खोज के लिए भारत चल निकला। ये भारत चलने की शुरुआत किया अटल चल निकला नहीं, शुरुआत तो करी थी। जब आपने जो है न्यूक्लियर विस्फोट कर दिया आपने बिना की चिंता किए कि जिसमें सैंक्शन लगेंगे, क्या का विरोध होगा, सब कुछ था। उसके बाद आप कर गुजरते हैं, कर देते हैं और फिर स्टैंड भी रहते हैं उस पर। आपको प्रॉब्लम कॉज मालूम थे कि क्या होंगे, सैंक्शंस भी लगे, वो सैंक्शंस को झेला, उसका जो सैंक्शन को काटा, तो उसको आप उसको कहेंगे कि भारत ने विश्व बदले हुए विश्व में अपने जो स्थान उनको नहीं दी 30 साल तक सुध नहीं ली थी, वो सुध ले ली थी और अपनी दिशा में चल दिया। ठीक है, तो क्या आप जरा सी भी सहमति रखेंगे कि नेशन फर्स्ट यानी इंडिया फर्स्ट, इसकी शुरुआत वहां से हुई? मेरे ख्याल से नेशन फर्स्ट की शुरुआत इसको ये कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जिस विचारधारा का नेतृत्व कर रहे थे, राजनीतिक नेतृत्व, और जिस पार्टी से थे, उसमें नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता जो है शुरू सही थी और वो नियत। और कहने का पेपर तो हर राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक दल इंडिया फर्स्ट रखता है, बिल्कुल, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसको आप कह सकते हैं कि वाजपेयी जी का पहला काल था। लेकिन उसमें हम क्रेडिट देंगे नरसिम्हा राव जी को, क्योंकि उन्होंने नेशन फर्स्ट ना रखा होता तो वो जो है जो हमने लिबरलाइजेशन इकोनॉमी को खोलने का जो हमने संकल्प लिया और प्रयास किया भी, उसका फायदा भी मिला है उनको अपने काम में भले ना मिला हो, लेकिन जो आज हम बिल्कुल 2022 में जो आनंद ले रहे हैं, बिल्कुल। और फिर ये क्रेडिट और भी आता है उसके बाद की नरसिम्हा राव जी के बाद वाजपेयी जी के बाद यूपीए गवर्नमेंट ने भी उस पर कहीं भी कह सकते हैं कि डिस्पाइट ऑल करप्शन एवरीथिंग, उन्होंने कहीं उस पर कहीं ब्रेक नहीं लगाया, लेकिन उसके कहीं और कंप्रोमाइज के उस पर अलग विषय बात। चलिए, उस पर अलग विषय नहीं, इसी कंटिन्यूटी पे अब हम एक एक चरण को जब देख रहे हैं और भारत के आजाद होने की उम्र लगातार बढ़ती रही तो वाजपेयी जी तक हम पहुंच गए। उसके बाद आता है 10 साल यूपीए का, यूपीए 1, यूपीए 2। आपने कहा कि संतोष की बात यह है कि नरसिम्हा राव जी से शुरू हुआ जो एक भारत के अपने हित पहले देखना, फिर वाजपेयी जी ने उसको कंटिन्यू किया, यूपीए ने भी नहीं, यहाँ पर भारत इंडिया फर्स्ट नरसिम्हा राव जी हुआ, जिसका की परिपक्वता जो है वाजपेयी जी भी। जो नरसिम्हा राव जी इकोनॉमिक पॉलिसी उसकी निरंतरता बनी। ठीक है, हम सम्यक रूप में जब देखेंगे तो उसमें एक, क्योंकि नरसिम्हा राव जी ने जो इंडिया फर्स्ट का कॉन्सेप्ट जिसको आप कह रहे हैं तो उसमें भी आर्थिक उदारीकरण ही, एक आर्थिक तंत्र पर जो उनका लिया गया डिसीजन था वही था। अब जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की बात करते हैं, इन 10 साल को एक साथ मिला के देखें, तब आप
नरसिम्हा राव जी के लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी और अपने आप को ओपन करना, वाजपेयी द्वारा उसको कंटिन्यू करना, और उसके बाद के 10 साल भारत और विदेश, इसको आप इन टोटलिटी कैसे देखते हैं? या तो आप चाहें तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में अलग डिवाइड कर सकते हैं। यूपीए 1 और यूपीए 2 में इसको लेके कोई डिफरेंस नहीं था, सिवाय इसके कि एक तरफ भारत ने जो है न्यूक्लियर पावर हो चुके थे, यूएसए से जो न्यूक्लियर डील्स हुई, चाहे वो क्लिंटन की पीरियड से कंसेशन देना चालू किया, ओबामा हो, उसमें जो है भारत बड़ा सफल रहा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और सब में जो है उन्होंने एग्रीमेंट किया उन्हें। एक तरफ तो ये रहा, और दूसरी तरफ जो था, जो सबसे घातक था कि भारत की विदेश नीति, इसमें भारत की विदेश नीति का कोई इसमें योगदान नहीं। ये मैं समझता हूँ कि ये आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ मामला था जो निकलने वाला था। इसको विदेश नीति को हिस्सा नहीं कहूँगा, लेकिन उसका दुष्परिणाम एक और था जो कि बाद में लोग सामने चीज आई कि भारत ने जो है अपने एमएसएमई उद्योग को जो है वो चाइना के साथ जो है, जब आपका जब WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके बाद उन्होंने चाइना के सामने सरेंडर कर दिया, जो क्या कि आर्थिक नीति में फर्क पड़ा। तो भले विदेश नीति में आपको प्रो चाइना ना दिखता हो ना हो, लेकिन विदेश नीति के तौर पे ये कहेंगे कि भारत ने हर जगह चाइना को स्पेस दी। ये भारत की विदेश नीति का फेलियर था। मतलब ये स्थिति यहाँ तक थी कि भारत के प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश यात्रा की घोषणा करता है और चाइना उसको प्रोटेस्ट करता है, तो प्रधानमंत्री हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश नहीं जाता। तो यदि इसको देखते हैं तो मैं कहूँगा कि भारत की जो 10 साल की जो विदेश नीति थी वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड विदेश नीति थी, या नीति थी नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज स्टेट में थे। और अभी जी एक चीज तुमको आपको दर्शकों को और तुमको बताऊँ कि जब आपका लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज होती है तो आप कोई भी नीति बनाइए वो सफल नहीं होती, क्योंकि जो नीति कोई राष्ट्र बनाता है अपने भले के लिए बनाता है, अपने फायदे के लिए बनाता है। लेकिन क्योंकि जो है जितने प्रधानमंत्री थे या जो प्रधानमंत्री के पीछे जो पावर थी वो सब इतने कॉम्प्रोमाइज थे, और उनकी इतनी मोटी जब भी आप किसी राष्ट्र में किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलने जाते हैं तो उससे पहले आपका प्रोफाइल वहाँ का मिलकर और वहाँ की जितनी आपकी गुप्तचर तंत्र होते हैं वो एक आपको ब्रीफिंग देते हैं उस प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को। और जब ब्रीफिंग में ये पता लगता है कि कितने अरब का चोर है, ये यहाँ कॉम्प्रोमाइज किया, तो फिर आपकी जो है फोटोशूट के लिए फोटो होती थी, लेकिन आप किसी तरीके से भारत के हितों को साधने वाली नीति बोलते रहिए लेकिन नहीं बना पाते। तो हमारा यूपीए काल का मैं कहूँगा जहाँ एक तरफ न्यूक्लियर को लेकर जो है क्लिंटन और ओबामा से जो है, क्योंकि वो भी खुल रहे थे, क्योंकि वो उनकी जरूरत हो रही थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि चाइना जो है हाथ से निकलता जा रहा है और एक हमको जो है चाइना के लिए को काउंटर करने के लिए एक पावर चाहिए। क्योंकि इससे पहले उन्होंने सारे अपने पूरी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को बैक किया था कि पाकिस्तान डिलीवर नहीं कर पाया कि या फेल कर गया उनका, तो इसलिए उनका फिर उनका पूरा अफगानिस्तान को लेके ही पाकिस्तान का रह गया उनका। और जब एक बार वो हुआ तो पाकिस्तान भी साइड रह गया। लेकिन चाइना को देखते हुए जो है प्रोएक्टिव पॉलिसी बनाते हुए चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को कर्टेल करने के लिए उन्होंने भारत को चुना, लेकिन उन्होंने पूरी तरह नहीं चुना, उन्होंने धीरे धीरे टेस्टिंग करते रहे। तो यूपीए काल में न्यूक्लियर डील्स जो आपकी हुई वो एक उसका पॉजिटिव पॉइंट था कि इसको हम कैसे लेते हैं। लेकिन बाकी तब में देखा जाए तो हम तो हमारा टोटल जो है हमारी एक फेल्ड से ज़्यादा अनओरिएंटेड, डिसओरिएंटेड, अनरिजल्टेड पॉलिसी थी, जिसमें फायदा जो है दूसरे का हुआ हमारा। इसका ये कुछ उसी टाइप की बात हुई जब आप ये कह रहे हैं कि हमने चाइना से बहुत ज़्यादा दिखाने को तो गले नहीं मिले, लेकिन आर्थिक फ्रंट पे उनके सामान लेने हो चाहे जैसे करना हो वो पूरी तरीके से हम चाइना की तरफ जाते रहे यूपीए 1 यूपीए 2 में।
भाई चाइना जो है से आपका गले मिलना न मिलने का मतलब ये था, क्योंकि आप तो ऑलरेडी अब तो जो है सबको मालूम है कि जब आपकी रूलिंग एलिट जो है, रूलिंग पार्टी कांग्रेस जो है एग्रीमेंट करती है, वो जो है वहाँ की रूलिंग पार्टी से एग्रीमेंट करती है। और वो भी ये पहली बार अजीब तरीके की स्थिति देखते हैं कि पार्टी टू पार्टी हो रही है, और वो भी ऐसे जहाँ पे 62 का वॉर हो चुका हो, जहाँ नॉन पॉलिसी हमारी डिफेंस जो पॉलिसी होती है वो चाइना लेके ही तब होने लगी थी। हाँ, तकनीकी तौर पर, जबकि चाइना हमारी एक एनिमी कंट्री है, ऑफिशियली है, बिल्कुल। उसके बावजूद पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट होता है। तो ऐसे में जो है आपको भारत की विदेश नीति उस काल को 10 साल काल में कोई परिणाम लाएगी, ये संभव था ही। अब आते हैं 2014 और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 9 साल बीत चुके हैं। 9 साल होने को हैं, अगले साल 10वां बीत जाएगा 2024 तक, जब तक पहुंचे। एक 10 साल UPA 1 UPA 2 1947 से चल के हम आ गए 2014 तक। अब 2014 से आज वर्तमान में इन 8-9 सालों में कैसे अब फिलहाल एक समापन करेंगे आप भारतीय विदेश नीति, मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व भारत का और उसका शेष विश्व को दिया जाने वाला संदेश, प्रतीक और इशारे कैसे देखें? देखिए, इसको 2 भाग बांट दिया। 2014 से 2019 एक अलग खंड है और 2019 से 2022 बांटते हैं, बिल्कुल। 2014 से लेकर 2019 का जो काल था वो करेंसी के विजिटिंग कार्ड का काल था, जिसे भारत ने जो है, भारत का विदेश मंत्री होते हुए भी विदेश नीति वैसे भी हमेशा प्रधानमंत्री तय करता, लेकिन ये देखा गया इस काल के अंदर कि विदेश मंत्रालय ने केवल बैकग्राउंड में काम किया या जो चीज तय करा है उसको जो है एक मूर्त रूप देने की कोशिश की, लेकिन पूरा जो है बड़ा असर्टिव तरीके से मोदी जी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मतलब मेरे लिए आश्चर्य का विषय था कि मुझे उनके प्रधानमंत्री से पहले उनकी विदेश नीति को लेके और विदेशी राष्ट्रों से संबंधों को लेके वो किस तरीके से कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मेरे सामने भी था, मेरे ख्याल सभी के सामने था, क्योंकि कोई इस तरह का कोई बैकग्राउंड मिलता नहीं था। क्योंकि थोड़ा हम लोग, मैं समझता हूँ कि यदि गौर से देखता तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो एक अलग लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्षों से इंटरेक्ट कर रहे थे, उनको दुनिया मालूम थी। तो पहला काम मोदी जी ने किया कि 2014 के बाद उन्होंने जो पुरानी भारत की छवि या जो पुरानी विभिन्न राष्ट्रों में जो इंडो डॉक्ट्रिन उन्होंने बना रखी थी भारत के अंदर, उसको डिसमेंटल करना था उनको। तो उन्होंने जो है, इसी देखिए 2014 में उन्होंने विदेश यात्रा खूब की और विदेश यात्रा के सब जो है सब वर्किंग टूर्स थे उनके, और उसमें उन्होंने बेचा भारत को, उन्होंने मार्केट किया। बेचना शायद बड़ा विभत्स शब्द हो जाएगा, लेकिन मार्केट किया भारत को। भारत की जो है को पहले भारत दूसरों के लिए मार्केट था, लेकिन अब जो है हमारे टर्म में 130 करोड़ का मार्केट हमारे टर्म्स में। और उन्होंने जो है जब वो गए तो जैसे, और इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री लोग जाते रहे गए, सबके पीछे कोई ना कोई पैकेज था, किसी का करप्शन का था, कभी किसी कुछ का था, सब जो है कॉम्प्रोमाइज थे किसी लेवल पे। ये पहला प्रधानमंत्री भारत से जा रहा था जिसकी कोई फाइल नहीं थी। तो भारत के ये प्रधानमंत्री भी अजूबा थे दूसरों के लिए। और दूसरा जो प्रधानमंत्री की एक बड़ा कॉन्फिडेंस था आंख में आंख डाल के बात करने का और बिना गिरे हुए अपनी बात कहने का और अपनी बात को असर्ट करने का। और बहुत मैं कहता हूँ उनके पास जो है क्लियर थिंकिंग थी, हर राष्ट्र के लिए अलग है, किसको क्या बेचना है। अच्छा, यहाँ जब आप कह रहे हैं कि हर राज्य के लिए उनके पास एक थिंकिंग थी राष्ट्र की, और कि किसको क्या बेचना है,
छोड़ा भी उन्होंने किसी को नहीं। 2014 से 2019 में ऐसा कोई भूभाग नहीं होगा इस पृथ्वी का, चाहे वो आपको इस्लामिक कंट्रीज रही हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज रहे हो, चाहे कहीं भी हो, उन्होंने मतलब बहुत बार तो ये 5 सालों में ब्रेकिंग आती रही कि भारत का पहली बार भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। इससे पहले जो है ज्यादातर भारत के प्रधानमंत्री की यात्राएं जो है गुडविल यात्राएं हुआ करती थी, वर्किंग नहीं होती बाहर। लेकिन इस बार जो है भारत के प्रधानमंत्री की जो भी विदेश की मीटिंग है या विदेश यात्राएं हुई, तो पूरी तरह 100% जो है वर्किंग विजिट्स की वो सब परिणाम जो उसमें उनको केवल यही नहीं था कि भारत आपके लिए क्या है, भारत आपके लिए क्या बनेगा, आपको क्या फायदा भारत से मिल सकता है, ये भी थी। और उसी का परिणाम था कि भारत में निवेश, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी स्पष्टता जानते थे कि जब तक विश्व का पैसा यहाँ नहीं फंसेगा भारत में, जब तक उनका स्टेक मनीवाइज नहीं लगेगा, और मैं भारत बदलते हुए विश्व में अपना स्वयं की कोई हिस्सेदारी खुद नहीं लेगा, तब तक जो है हम जब आगे के समय जो है जब बिल्कुल विप्लव काल होगा, बिल्कुल उठापटक होगी, तब हम जो है सशक्त रूप से खड़े नहीं हो पाएंगे। वो अगले 10 साल 15 साल की हमारी बार्गेनिंग पावर वो नहीं बन पाएगी जो बननी चाहिए। बिल्कुल, जब हमारी हड्डी में उनका फंसा रहेगा तो फिर वो हमको ज्ञान नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। तो 2014 से 2019 तक मोदी जी ने ये किया, आपने कहा कि उसको मार्केट किया, बिल्कुल सकारात्मक ढंग से ही कहा जाएगा, मार्केट किया उन्होंने ये बताया कि हम आपको क्या दे सकते हैं या हमसे आपको क्या दे सकता है, सफलता से किया। तो 2019 और 2019 में फिर उनकी वापसी हुई, और जिसके 3 साल हम देख चुके हैं जब हम आप बात कर रहे हैं। अब इस 3 साल और बाकी बचे 2 साल, इसको कैसे देखते हैं? अब इसको मैं इस तरह देखिए कि इन्होंने पहला काम मोदी जी ने ये किया कि विदेश सचिव को ही जो है कैबिनेट मंत्री बना दिया। तो नौ जो है बेशक वो 5 साल में कर चुके थे, फ्यूचर के ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। उनको ज्यादा समझती कि आगे विश्व में क्या होने जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनको उनकी ही समझ रखने वाला व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो आज के परिणाम आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जो है जयशंकर जी का जो है टूटी बोल रही है, और ये बड़ा गर्व का विषय आप लोग याद उस जनरेशन के नहीं है। मैं उस जनरेशन का हूँ जब अमेरिका में मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उनका विदेश मंत्री होता है हेनरी किसिंजर, वो सूटकेस से पूरी दुनिया घूमते थे, उनका वो था कोई राष्ट्राध्यक्ष उनसे मिलता था तो बराबर से नहीं मिल पाता था। He was that kind of powerful personality and dictating the terms of जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो है लीडर। आज वही स्थिति जयशंकर है। आज विश्व में किसी विदेश मंत्री नाम बोल दीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि जो विदेश मंत्री जयशंकर जी को ना जानता हो। और ये जो 3 साल से काम वही कर रहे हैं कि जो भारत ने अपनी पॉलिसी लीड आउट कर रखी है, अब जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स नींव बन चुकी थी, अब ब्लॉक्स रखे जा रहे हैं, बार्गेनिंग पावर ऊंची ऊंची हो रही है। तो इसलिए जो है फुल टाइमर मोदी जी ने रखा है। मोदी जी जो है अब जो है मैं समझता हूँ कि 100% जो है जयशंकर जी विदेश नीति, और ये विदेश नीति जो चल रही है ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, एग्रेसिव, असर्टिव, और कुछ मायने में इसको इंडिया फर्स्ट का इंडिया फर्स्ट तो 2014 से था। इंडिया फर्स्ट वाली बात भी अब नहीं रहेगी, वो तो 5 साल में इंडिया फर्स्ट की नींव हो गई। ये अब समझाने की जरूरत नहीं। अब जो है लेन देन का समय, अब छपटे छपटाने का समय, अब मॉरलिटी का मामला खत्म, अब जो है आपको दूरे का समय। और ये अब लंबा अंतराल है, क्योंकि जो है जिस तरीके से विश्व उठापटक चल रही है, इसमें जो है सबसे खूबसूरती भारत की विदेश नीति की मैं समझता हूँ आप देखिएगा भविष्य में। पूरी नीति ये है कि ये जल्दी से जल्दी जो है शेष विश्व के लिए सप्लाई चेन बनना चाहते हैं। ये शेष विश्व से ऑल्टरनेटिव रूट्स बनाया जाता है। ये शेष विश्व में चाइना को काउंटर करने के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। इस विदेश नीति में
पहली बार है पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता है। भारत की विदेश नीति हमेशा से 1947 से लेकर 2014 उसके बाद भी, ऐसा नहीं कहूँगा 16 तक से जो है, जब तक ये बालाकोट वाला उससे पहले भी शायद जो है, तब तक जो है भारत की विदेश नीति में जो है पाकिस्तान का एक अहम था। उसी को देखकर ही जो है बाकी नीतियां होती थी। लेकिन 2019 में एक बात देख रहा हूँ कि पूरी तरीके से भारत की विदेश नीति में पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान में वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जब एक भाषण करते हैं, जलसा करते हैं, तो उसमें हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी का एक पूरा वीडियो डिस्प्ले करते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि आजाद मुल्क कैसे होता है। बिल्कुल, विदेश आजाद विदेश नीति क्या होती है। हाँ। तो इस वक्त जो है जो 2022 का है, ये भी और देखेंगे आप। ये बेसिकली जो है ये विदेश नीति एक मॉडल बनेगा बाद में 2030-40 के बाद। जो लोगों ने हेनरी किसिंजर की पॉलिसीज को बाद में लोगों ने पीएचडी की, लेकिन ये पूरी नीति इस तरह की है कि भारत जो है दूसरों को, जब विश्व जल रहा है तो वो अपने को रेनकोट में पहन के भी उस जलने से बचाना चाहता है। बिल्कुल, आपकी बात वहाँ जाके मैच होती है कि जब 75 साल आज़ादी के मनाते हुए प्रधानमंत्री 100 साल यानी 25 साल आगे देख रहे हैं, तो जब आप कह रहे हैं कि अगले 20, 25, 30 सालों तक ये जो मौजूदा भारत की विदेश नीति तैयार हुई है, जिसमें लगातार सफलता से पिछले 8 सालों 9 सालों से काम हो रहा है और उसके रिजल्ट भी सामने हैं, तो आपके साथ भारत की विदेश नीति के उसका जो हम लोगों ने पीछे पलट के देखा, नेहरू जी की से लेके और नरेंद्र मोदी जी के, अभी तो 2 साल बाकी हैं, 2 साल और हम देखेंगे, इस पर फिर चर्चा करेंगे। और आपने एक सम्यक रूप से भारत के विदेश नीति पर एक बात करी, हर पहलू को हमने टच किया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि दर्शकों को भी इससे कुछ न कुछ हासिल ही होगा। और मैं दर्शकों से ये अपील करूंगा कि आपको हमसे किस तरह की चर्चाएं अपेक्षित हैं, क्या आप हमसे देखना सुनना पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बार बार किया जाने वाला निवेदन, एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो लेके आए तो उसकी सबसे पहले सूचना आप तक पहुंचे। पुष्कर जी, आपको प्रारब्ध और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।